उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन द्वारा निकली एडवर्टाइजमेंट 50 असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की साक्षात्कार 2 अप्रैल 2022 को संपन्न हो चुके हैं और इसका रिजल्ट अब तक घोषित नहीं किया गया है। इसका एक कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन संख्या 3890/2022 में 7 डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होना है। आज हम इन्हीं 7 डिस्प्यूटेड क्वेश्चन को देखते हैं। 7 प्रश्नों में पहला प्रश्न जीएस से है, जिसमें विटीकल्चर, वेजिकल्चर, पिसीकल्चर, ओलेरीकल्चर को वेजिटेबल फार्मिंग, फिश फार्मिंग, ट्री फार्मिंग और ग्रेप फार्मिंग से मिलाना था। इस प्रश्न में आयोग ने ऑप्शन बी को सही माना था, जिसमें वेजिकल्चर ट्री फार्मिंग से और ओलेरीकल्चर वेजिटेबल फार्मिंग से जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न के विवाद का कारण यह है कि ये प्रश्न 2016 में पीसीएस में भी पूछा जा चुका है तथा इस प्रश्न को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी और वहाँ पर जो निर्णय आया था उसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन बी या डी होना चाहिए अथवा इसको डिलीट कर दिया जाना चाहिए। पीसीएस में इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। इस डिसीजन के बारे में विस्तृत बात हम पहले ही कर चुके हैं और इस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसकी लिंक दी गई है, जहां पर आप इसको देख सकते हैं। अब इस डिस्प्यूटेड 7 क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन जो बीएड के मुख्य सब्जेक्ट से है वो है प्रश्न नंबर 41। इस प्रश्न में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटर्मिनेंट फैक्टर इन द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। तो जब कहीं भी डिटर्मिनेंट फैक्टर की बात आती है तो वहाँ पर 2 ही फैक्टर मुख्य रूप से होते हैं और वो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। तो सोशलाइजेशन में सबसे महत्वपूर्ण है इन्वायरमेंट। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे बेहतर ऑप्शन वातावरण ही है और हो सकता है इस क्वेश्चन में कोई चेंज ना हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन 43 है, जिसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ सोशल चेंज। जिसमें सांस्कृतिक कारक, जैविक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक और आध्यात्मिक कारक की चर्चा की गई। तो जब हम एक से अधिक किताबों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं ये चारों फैक्टर दिए गए हैं, जिसमें कुछ किताबों में आध्यात्मिक फैक्टर नहीं दिया गया है, यानी स्पिरिचुअल फैक्टर कुछ ही किताबों में दिया गया है, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अतः ये क्वेश्चन डिलीट किया जा सकता है अथवा वही ऑप्शन स्पिरिचुअल को जारी रखा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 58 है, जिसमें पूछा गया है, क्रिएटिविटी इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कंडीशनिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो इसका सही उत्तर है डाइवर्जेंट थिंकिंग। लेकिन जब हिंदी की तरफ देखते हैं तो आता है अमूर्त चिंतन से, अनुबंधन से, अपसारी चिंतन से और अभिसारी चिंतन से। तो अब हिंदी में इसका आंसर अपसारी चिंतन हो जाता है, जो कि सी ऑप्शन पे दिया गया है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग इंग्लिश में सही है, जो कि डी ऑप्शन पे दिया गया है। अतः इसके 2 ऑप्शन सही माने जाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अपसारी और अभिसारी चिंतन और डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग में कोई विवाद नहीं है कि किसका मीनिंग क्या होता है। यदि यहाँ पर कुछ अस्पष्ट शब्द दिया होता है हिंदी में, तब तो उसको नहीं माना जा सकता था। जब उसमें सीधा स्पष्ट दिया है, दोनों की मीनिंग अलग अलग हैं, अतः दोनों ही ऑप्शन सही माने जाने चाहिए। और ये प्रश्न एजुकेशन विषय में भी आया है, जो कि का सब्जेक्ट मैटर बीएड का और एजुकेशन का लगभग एक ही है। उसमें ये चीज़ें सही दी गई थी। डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले ऑप्शन में ही अपसारी चिंतन दिया गया था और कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले में ही अभिसारी चिंतन दिया गया था। अतः इसके भी 2 ऑप्शन होने चाहिए।
अब इस क्वेश्चन की श्रृंखला में अगला क्वेश्चन है 63, जिसमें पूछा गया कोरिलेशन बिटवीन द स्कोर ऑफ ए वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड एन अचीवमेंट टेस्ट इंडिकेट्स, यानी कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण तथा एक निष्पत्ति परीक्षण के पर प्राप्तांकों के मध्य सहसंबंध किसका सूचक है? तो ऑप्शन था प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी एंड टेस्ट रीटेस्ट वैलिडिटी रिलायबिलिटी। तो इसका आयोग ने ऑप्शन माना है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। अब कुछ लोगों का मानना है कि इसमें कंकरेंट वैलिडिटी होना चाहिए, यानी इस याचिका में माना गया है, और इस याचिका में जो साक्ष्य के रूप में रखा गया है वो है SP गुप्ता सर की बुक इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट, जिसमें लिखा है कि यदि बुद्धि परीक्षण को निकष माना जाए उसके बाद हम अचीवमेंट टेस्ट की जो वैलिडिटी निकालेंगे तो वो कंकरेंट वैलिडिटी होगी। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी ज़रूरी है कि कंकरेंट वैलिडिटी के लिए ज़रूरी होता है एक टेस्ट जिसको हम निकष मान रहे हैं उसकी वैलिडिटी पहले से ज्ञात हो, तब हम अचीवमेंट टेस्ट की वैलिडिटी ज्ञात कर सकते हैं उनके बीच कोरिलेशन से। यानी कि कंकरेंट वैलिडिटी के लिए आवश्यक है कि एक परीक्षण जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी पहले से ज्ञात है। ऐसा इस प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया गया है। लेकिन जब हम प्रिडिक्टिव वैलिडिटी ज्ञात करते हैं तो दो टेस्ट होते हैं, एक का काम होता है दूसरे के लिए प्रिडिक्ट करना। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट टेस्ट की प्रिडिक्टिव वैलिडिटी ज्ञात की जा रही है अचीवमेंट टेस्ट से, अतः यहाँ पर यह ऑप्शन प्रिडिक्टिव वैलिडिटी ही सही माना जा सकता है, और अधिकतम होगा तो इसके दो ऑप्शन मान लिए जाएंगे। चेंज होने की संभावना मुझे नज़र नहीं आती। अब इसका अगला क्वेश्चन है द फार्मूला फॉर द कोरिलेशन ऑफ पॉइंट वाइज सीरियल कोरिलेशन इज, और यह हिंदी में दिया गया है द्विपांक्तिक सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसमें हम देखते हैं ये इंग्लिश में लिखा है पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन, जबकि हिंदी में लिखा है द्विपांक्तिक सहसंबंध। द्विपांक्तिक सहसंबंध की इंग्लिश होती है बाई सीरियल कोरिलेशन, जबकि जो इंग्लिश में दिया है पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन, इसकी हिंदी होती है बिंदु द्विपांक्तिक सहसंबंध। इसी कारण इसमें विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि जो ए फार्मूला जो कि माना गया है आप द्वारा वो लिखा है RPVIS, यानी RP पॉइंट बाई सीरियल। इसमें इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा। हालांकि इसके जो मेन सूत्र है उसको अगर हम बुक में देखते हैं तो जहाँ पर जो कैपिटल MP माइनस स्मॉल MQ दिया गया है उसमें बुक्स में कैपिटल M ही दिया गया है। जबकि अगर हिंदी को देखते हैं तो इसका उत्तर D सही होना चाहिए। अतः इसमें भी दो ऑप्शन सही माने जा सकते हैं, A और D। इन 7 प्रश्नों की श्रृंखला में अंतिम क्वेश्चन है 88 इंडियन चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड वाज स्टेबलाइज इन द ईयर। तो यदि हम इसको देखा जाए तो भारतीय बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो अब देखा जाए तो इसमें बोर्ड की जगह यदि काउंसिल लिखा होता तो ये बिल्कुल सही उत्तर था, जिसका ऑप्शन 1952 ही सही होता। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि बोर्ड नाम से किसी संस्था की स्थापना नहीं हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि कुछ बुक किताबें जिसमें राम भाई लाल की प्रमुख है उसमें बोर्ड के नाम से ही दिया गया है और 1952 ही इसकी स्थापना बताई गई है। अब ये डिसाइड करना है समिति को
एक्सपर्ट कमेटी को कि इस क्वेश्चन को डिलीट किया जाए या इसको यथावत रखा जाए। इस प्रकार हमने उन 7 प्रश्नों को देखा कि जिनका विश्लेषण करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा एक्सपर्ट कमेटी बनाने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहा है। अब ये समिति ये डिसाइड करेगी कि याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त कराए गए साक्ष्य सही हैं या एक्सपर्ट कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय सही।